इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में आईपीएस प्रोबेशनर्स को संबोधित करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ये सीधे चलते हैं। और सचिव बॉर्डर मैनेजमेंट और पुलिस श्री संजीवा कुमार का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। श्रीमान, इस समारोह में आपके सामने कुल 144 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और 4 मित्र देश नेपाल, भूटान, मालदीव और मॉरिशस के 34 पुलिस अधिकारी भी उपस्थित हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि 6 मास के जिला प्रशिक्षण के दौर में इन सभी अधिकारियों ने अपने अपने राज्यों, जिलों में और देशों में सराहनीय और अहम भूमिका निभाई, जिसमें से कुछ अधिकारी कोरोना ग्रस्त भी हुए लेकिन पूर्णतः स्वस्थ होकर ट्रेनिंग में शामिल रहे। आपको यह भी जानकर प्रसन्नता होगी कि इनमें से 8 अधिकारियों की एक टुकड़ी, जिसमें 3 विदेशी अधिकारी भी रहे, भारत दर्शन के दरमियान, लक्षद्वीप की विजिट के दरमियान एक आर्मी अधिकारी कर्नल साहब की 4 सदस्यों के कुटुंब को उन्होंने डूबने से बचाया। इन सभी अधिकारियों की पासिंग आउट परेड, दीक्षांत समारोह 6 अगस्त के दिन आयोजित किया गया है, जिसके बाद ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और सीआरपीएफ की अटैचमेंट पूर्ण करने के बाद अपने अपने राज्यों में और देशों में सक्रिय फर्ज में उपस्थित होंगे। इन सभी अधिकारियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि देश सेवा में प्रथम कदम रखने के अवसर पर इन्हें आपसे आशीर्वचन और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। श्रीमान, पुलिस अकादमी की 2 वर्ष की कठिन ट्रेनिंग के अंतिम परिणामों के मुताबिक पहले दोनों स्थान महिला अधिकारियों ने प्राप्त किए हैं, जिसमें से पहले स्थान पर रंजीता शर्मा रही, जिन्होंने न केवल बेस्ट प्रोबेशनर का खिताब हासिल किया, लेकिन आईपीएस के इतिहास में ऐसी पहली महिला अधिकारी बनी जिन्होंने आईपीएस एसोसिएशन सोर्ड ऑफ ऑनर भी जीता, जो कि आउटडोर ट्रेनिंग पर आधारित होता है। दूसरे क्रमांक पर एक प्रतिभाशाली महिला अधिकारी श्रेया गुप्ता रही, और आपकी अनुमति हो तो इस समारोह का संचालन करने के लिए मैं श्रेया को आमंत्रित करना चाहूंगा। जय हिंद श्रीमान, मैं श्रेया गुप्ता भारतीय पुलिस सेवा के 2019 बैच की प्रवीक्षाधीन अधिकारी हूं। मैं मूलतः दिल्ली से हूं और मुझे तमिलनाडु काडर आवंटित हुआ है। महोदय, सर्वप्रथम प्रशिक्षुक अधिकारियों के साथ संवाद के इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए मैं आपका अभिनंदन करती हूं और अपना आभार व्यक्त करती हूं। इस संवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने साथी अधिकारी श्री अनुज पालीवाल को आमंत्रित करती हूं कि वह अपना परिचय देकर आपसे संवाद शुरू करें। जय हिंद श्रीमान। सर, मेरा नाम अनुज पालीवाल है। मैं सर हरियाणा के पानीपत जिले से का निवासी हूँ और सर मुझे केरला काडर आवंटित हुआ है। सर, मैंने अपनी ग्रेजुएशन आईआईटी रुड़की से की है। उसके पश्चात मैंने सर 2 साल एक निजी कंपनी में काम किया। सर, सबसे पहले तो श्रेया को वणक्कम। वेलकम सर। अच्छा अनुज जी, आपने आईआईटी से पढ़ाई की और फिर आप 2 साल कहीं और काम करने के लिए चले गए और आप प्रशासनिक सेवा में आ गए। ऐसा अपने मन में क्या था कि आपने पुलिस सेवा को अपना करियर बनाया? क्या ऐसा तो नहीं है आईएएस जाना चाहते थे फिर कहीं लुढ़क गए और यहाँ पहुँच गए, ऐसा तो नहीं हुआ है? सर, जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ रहा था तो सर मैं जब 3rd ईयर में था तो सर हमारे कॉलेज में सर वर्तमान में पुडुचेरी की गवर्नर माननीय किरण बेदी जी आई थी। तो सर जब उन्होंने अपना सर वो वहाँ पे जो लेक्चर दिया था तो सर उससे हम बहुत लोग सर काफ़ी प्रभावित हुए थे और सर हमने सिविल सेवा की तैयारी का निश्चय किया था। सर परीक्षा देते समय सर मेरा प्रेफरेंस सर आईएएस था, दूसरा आईपीएस था। पर सर
मैंने सर उसके बाद दोबारा प्रयास नहीं किया। मैं आईपीएस में सर काफ़ी खुश हूँ और सर देश की सेवा सर आईपीएस पुलिस के रूप में ही करना चाहता हूँ। अभी तो किरण जी वहाँ एलजी नहीं है, वहाँ तो अब नए एलजी हैं। अच्छा अनुज, आपका बैकग्राउंड बायोटेक्नोलॉजी का है। पुलिसिंग में क्राइम इन्वेस्टिगेशन जैसे मामलों को लेकर भी मैं समझता हूं कि आपकी पढ़ाई काम आ सकती है। आपको क्या लगता है? जी सर, बिल्कुल आ सकती है सर। आजकल सर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है सर किसी भी केस में कन्विक्शन लाने के लिए। और सर नई नई तकनीक जैसे कि चांस डीएनए और डीएनए टेक्नोलॉजी पे सर आजकल काफ़ी फोकस दिया जाता है। किसी भी केस में सर रेप केस होता है, मर्डर केस होता है, तो सर इनमें डीएनए की काफ़ी महत्वता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आजकल काफ़ी सर बहुत उसका बहुत महत्वपूर्ण है सर। इस कोरोना काल में वैक्सीन की इतनी चर्चा हो रही है, तो आपका ये बैकग्राउंड होने के कारण उसमें भी रुचि लेकर के पढ़ाई वढ़ाई करते हो कि छोड़ दिया? सर अभी तो सर ध्यान ट्रेनिंग पे है सर। अच्छा, इसके अलावा आपकी क्या हॉबी है? सर इसके अलावा सर मुझे खेलना बहुत पसंद है सर। म्यूजिक में इंटरेस्टेड हूँ सर। म्यूजिक? जी सर। तो कहाँ बायोटेक्नोलॉजी, कहाँ म्यूजिक और कहाँ ये पुलिसिंग? सर हमारी हॉबीज ये पुलिसिंग जैसे जो टफ और डिमांडिंग काम में एक प्रकार से बहुत मदद भी कर सकती है, और संगीत है तो और ज्यादा मदद कर सकता है। जी सर। देखिए अनुज, मैं आपको आपके आने वाले जीवन और कैरियर के लिए बधाई देता हूं। आप हरियाणा के रहने वाले हैं और आप केरल कैडर में काम करेंगे। आपने आईआईटी से शिक्षा की और सिविल सर्विस में ह्यूमैनिटीज को चुना। आप ऐसी सेवा में हैं जो कठोर मानी जाती है, और आपको संगीत से भी प्रेम है। पहली नजर में ये विरोधाभास लग सकते हैं, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी ताकत भी बन सकते हैं। अपनी इस ताकत को आप पुलिस सेवा में बेहतर लीडरशिप देने के लिए काम में लाएंगे, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं अनुरोध करूंगी अपने साथी प्रशिक्षु अधिकारी श्री रोहन जगदीश से कि वो अपना परिचय दें और अपना आपके साथ वार्तालाप शुरू करें। जय हिंद श्रीमान, मेरा नाम रोहन जगदीश है। मैं भारतीय पुलिस सेवा 2019 बैच का प्रशिक्षु अधिकारी हूँ। मुझे कर्नाटक कैडर आवंटित हुआ है। मैं बैंगलोर का मूल निवासी हूँ और मैं बैंगलोर विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से लॉ डिग्री का स्नातक हूँ। मेरा पहला प्रथम पसंद भारतीय पुलिस सेवा था। इसके मुख्य कारण मेरा पिताजी थे। उन्होंने कर्नाटक राज्य के पुलिस में 37 साल का सेवा किया है। ये मेरे बहुत गर्व के बात है। तो मैंने भी उनके तरह भारतीय पुलिस सेवा में मेरा सेवा करने के लिए मैं इस सेवा का चुना हूँ। जय हिंद श्रीमान। रोहन जी, आप बंगलुरु के हैं, हिंदी भी काफी सीख ली हैं और एक लॉ ग्रेजुएट भी हैं। आपने पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को भी अध्ययन किया है। इस ज्ञान का आप आज की पुलिस व्यवस्था में क्या रोल देखते हैं? श्रीमान, मैं जब ट्रेनिंग में ज्वाइन किया था उस टाइम पे ही मैं हिंदी सीखा है, तो मैं इसके लिए बहुत ट्रेनिंग के लिए आभारी हूँ। और मैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल सीखते वक्त मैं दुनिया अभी बहुत छोटे लग रहा है ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, तो इसलिए हम हर तरह पुलिस एजेंसीज और दूसरे राज्यों के साथ भी इंटरपोल के द्वारा काम करने का मौका मिलेगा। तो हमारा क्राइम डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन अभी साइबर क्राइम्स के द्वारा क्राइम्स सिर्फ इंडिया को ही लोकलाइज नहीं है बट इंटरनेशनल भी है। तो इस नॉलेज से रिलेशंस रखना और अन्य क्राइम्स को सॉल्व करना, इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, नक्सलिज्म और ड्रग्स का मामले में सॉल्व करना उपयोग होता है। श्रीमान, हम अक्सर पुलिस एकेडमी में मुश्किल फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में सुना करते हैं।
आपको जो ट्रेनिंग मिली, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने अपने पिताजी को देखा है, जिंदगी पूरी आपकी ये पुलिस बेड़े के बीच में ही बीती है, लेकिन आप स्वयं खुद इस ट्रेनिंग में आए, तो आपको क्या फील हो रहा है? मन में एक संतोष हो रहा है? आपके पिताजी ने जो आपसे अपेक्षाएं की होगी उसको पूरा करने के लिए क्षमताएं आपकी दिखती होगी, और आप पिताजी कंपैरिजन करते होंगे कि उनके ज़माने में ट्रेनिंग कैसी होती थी, आपके ज़माने में कैसी होती है, तो आपके दोनों के बीच में थोड़ी भिड़ंत भी होती होगी। सर, मेरे पिताजी मेरा रोल मॉडल भी है, और उन्होंने कर्नाटक पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइन किया थे, और 37 साल के बाद वो एसपी के रैंक में रिटायर भी हो चुका है सर। तो जब मैं एकेडमी पहुंचा था, उन्होंने बोला था कि पुलिस ट्रेनिंग बहुत कठिन होता है और बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं आते अंदर एक माइकल एंजेलो का एक वाक्य लिखा है सर, उसमें बोला है हम सबके अंदर एक स्टैचू ऑलरेडी है, एक शिल्प है, हम एकेडमी के द्वार उस शिल्प को एक स्टोन से निकालना पड़ता है। ऐसे ही हमारा निर्देशक सर और हमारा सब फैकल्टी हमको ट्रेन करके हमारा बेहतरीन शिल्प बनाया है, तो हम इस शिल्प लेके हमारा देश को सेवा करेंगे सर। अच्छा, इस ट्रेनिंग को और बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई सुझाव है मन में? सर, अभी ऑलरेडी बहुत बेहतर है। मैं पहले सुना है कि बहुत कठिन था। अब हमारा नया निर्देशक आने के बाद और सब चेंजेस हो चुका है, और हमारे सोच रखकर ही ट्रेनिंग कर रहा है, और हमको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर ट्रेनिंग कर रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस ट्रेनिंग से। रोहन जी, मुझे बताया गया है कि आप अच्छे स्विमर हैं और आपने एकेडमी के पुराने सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। जाहिर है आप आजकल ये ओलंपिक्स में भारत के खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन को भी बराबर फॉलो कर रहे होंगे। आने वाले समय में पुलिस सेवा से बेहतर एथलीट्स निकालने के लिए भी, या फिर पुलिस के फिटनेस बल को सुधारने के लिए आपके मन में कोई विचार आता है कि आज आप देखते होंगे कि इसके बाद पुलिस का जरा बैठना, उठना, चलना सब जरा कुछ अलग ही नजर आता है? आपको क्या लगता है? सर, एकेडमी में हमको फिटनेस का एक बहुत ध्यान दे जाता है सर। तो इसलिए मेरा सोच है कि हम यहाँ समय बिताने के बाद एक फिटनेस का एक सिर्फ ट्रेनिंग में ही नहीं सर, बट हमारा जिंदगी में एक पार्ट हो जाता है सर। अभी भी मेरे को शायद क्लास नहीं है तो मॉर्निंग पीटी नहीं है तो भी मेरे को 5 बजे मैं उठ जाता हूँ सर, क्योंकि वो रूटीन रह चुका है। तो ये हमारा पूरी जिंदगी में हम लेके जाएंगे, और जब हम जिला पहुंचेंगे हमारा साथी अधिकारी और हमारा साथ काम करने वाला पुलिस अधिकारी को भी इस बारे में बोल के उनको भी स्ट्रेस मैनेजमेंट और हेल्थ के मैनेजमेंट और उनके तबीयत को कैसा ठीक रखने का इनका जानकारी भी दे के हम सिर्फ आपके फिटनेस ही नहीं बट सबको फिटनेस करके पूरा इंडिया को फिट रखने का कोशिश करना है श्रीमान। चलिए रोहन जी, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। फिटनेस और प्रोफेशनलिज्म हमारे पुलिस की एक बहुत बड़ी जरूरत है, और मुझे लगता है कि आप जैसे उत्साही युवा इन रिफॉर्म्स को और आसानी से पुलिस सिस्टम में लागू कर सकते हैं। पुलिस अपनी फोर्स में फिटनेस को प्रमोट करेगी तो समाज में भी युवा फिट रहने के लिए प्रेरित होंगे। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। जय हिंद श्रीमान। धन्यवाद श्रीमान। इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री गौरव राम प्रवेश राय को कि वह आपके समक्ष अपना परिचय रखें और संवाद करें। जय हिंद सर, मेरा नाम गौरव राय है। मैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले का निवासी हूँ और मुझे छत्तीसगढ़ काडर आवंटित हुआ है। मैंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से सिविल इंजीनियरिंग की है और इंडियन पुलिस सर्विस से पूर्व मैं इंडियन रेलवेज में कार्यरत था। गौरव जी, मुझे बताया गया कि आप तो शतरंज के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, बोलते हैं शतरंज। जी सर। अच्छा, शाह और मात के इस खेल में ये भी तय है कि आपको जीतना ही जीतना है। वैसे आपने सोचा कभी कि अपराधियों को काबू करने में
आपका शतरंज का ज्ञान क्या काम आ सकता है? यस सर, मैं क्योंकि शतरंज खेलता हूँ तो मैं हमेशा इसी तरीके से सोचता हूँ। मुझे जैसे छत्तीसगढ़ काडर अलॉट हुआ है और वहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऊपर में है, माओवाद, तो उसमें सर मुझे हमेशा यही लगता है कि शतरंज में दो चीज होती है, एक स्ट्रेटेजी और एक टैक्टिक्स। तो हमेशा अपनी फोर्स में और पॉलिसीज में ऐसी स्ट्रेटेजी हो जो उनको टैकल कर सकें और ऑपरेशंस के थ्रू हम ऐसे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करें जो कि हमें ट्रेनिंग एकेडमी में भी सिखाया गया है। इस तरीके से ऑपरेशंस करें कि हमारी कम से कम लॉसेस हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों पर अटैक करके इनको रोक सकें। गौरव जी, आपने बताया कि आपका कैडर छत्तीसगढ़ अलॉट हुआ है और वहाँ की स्थिति के विषय में आपने उल्लेख किया, वहाँ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की स्थिति भी है और आप उससे परिचित भी हैं। ऐसे में आपकी भूमिका और भी अहम है। आपको कानून व्यवस्था के साथ साथ जनजातीय क्षेत्रों में विकास और सोशल कनेक्ट को भी सपोर्ट करना है। आपने इसके लिए जब अमरावती में थे तो आपको उसका कोई अनुभव है क्या, कुछ स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में? क्योंकि ये एक क्षेत्र ऐसा है जहां इन चीजों की भी बहुत जरूरत पड़ती है। यस सर, भारतीय सरकार की जो दो तरफा रणनीति विकास की और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्योंकि सर मैं कॉलेज में था तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं नक्सलवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने के लिए विकास ही एक रास्ता है। और विकास के लिए सबसे पहले अगर हम सोचते तो हमारे दिमाग में रोड, रेलवेज, घर, बेसिक सिविल फैसिलिटीज आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो मैं अपने इस नॉलेज का अच्छे से उपयोग कर पाऊंगा छत्तीसगढ़ में। आप गढ़चिरौली विषय में भी काफी कुछ स्टडी करते होंगे, महाराष्ट्र के हैं तो? ये सर, उसके बारे में भी मालूम है, पढ़ा है। गौरव जी, आप जैसे युवा अफसरों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साइबर फ्रॉड्स हो या फिर हिंसा के रास्ते पर गए युवाओं को मुख्य धारा में लाना हो, बीते सालों में बहुत परिश्रम करके माओवादी हिंसा को हम सीमित कर रहे हैं। आज जनजातीय क्षेत्रों में विकास और विश्वास के नए सेतु बनाए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप जैसी युवा लीडरशिप इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर, जय हिंद। श्रीमान, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री रंजीता शर्मा को कि वह आपके समक्ष अपना परिचय रखें और अपने विचार व्यक्त करें। जय हिंद सर, मेरा नाम रंजीता है, मैं हरियाणा से हूं और मुझे राजस्थान काडर एलोकेट हुआ है। सर, मेरी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान शुरुआत में ही एक अति विषम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का जिले में सामना करना पड़ा। सर, इस दौरान मुझे संयम के, स्पेशली पुलिस फोर्सेस में संयम के महत्व का ज्ञान हुआ। सर, क्योंकि लगभग सभी तरह के आंतरिक सुरक्षा के मामले हों या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, वहां पर हम अपने ही देश के नागरिकों का सामना कर रहे होते हैं और इस परिस्थिति में ये जरूरी हो जाता है, अति आवश्यक है कि हम संयम बरतें। और जैसा कि सर हमारी अकादमी में भी काफ़ी जगह हमें पढ़ते हैं कि सरदार पटेल जी ने आईपीएस प्रोबेशनर्स और आईपीएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कोई जिस क्षण एक पुलिस अधिकारी अपना संयम खो देता है, उसी क्षण वो एक पुलिस अधिकारी नहीं रहता। तो सर, और इस ट्रेनिंग के दौरान सर, चाहे वो अकादमी में हो या चाहे वो जिले की जो व्यवहारिक प्रशिक्षण था उसके दौरान हो, ये लगातार एहसास होता रहा कि जो पुलिस के आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, जैसे कि धैर्य हो, संयम हो या साहस हो, उसका सर मुझे लगातार आभास होता रहा। रंजीता जी, आपने ट्रेनिंग के दौरान जो भी उपलब्धि हासिल की है उनके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अभी अतुल जी आपका वर्णन भी कर रहे थे। आपके बारे पढ़ और सुन रहा था तो लगा कि आपने हर जगह अपना सिक्का जमाया है। आपने जो कुछ भी हासिल किया है उसे आपके घर, गांव, अड़ोस पड़ोस में अब बेटियों को लेकर बदलाव दिखता है या नहीं? क्या अनुभव आता है?
सर्वप्रथम धन्यवाद सर। सर आसपास जो परिवार है, परिवारगण है, मित्रगण है, समाज है, सर हमारे जैसे ही सिलेक्शन के बाद में पता चला कि सिलेक्शन हुआ है तो विभिन्न वर्गों से सर कॉल्स आए कि आप आइए और हमारे यहाँ बच्चों से बातचीत कीजिए, और उसमें विशेषतः सर जो गर्ल चाइल्ड था सर उस पर फोकस रहा कि आप उनसे बात कीजिए क्योंकि आप एक मोटिवेशन, एक रोल मॉडल की तरह एक्ट कर सकते हैं। सर यही अनुभव मेरा ज़िले में भी रहा। वहाँ पर भी काफ़ी बार ऐसा अवसर आया जहाँ पर मुझे बुलाया गया कि मैं विशेषतः महिला स्टूडेंट से बात करके उनको मोटिवेट करूं, उनको इंस्पायर करूं। और कहीं ना कहीं सर ये जो वर्दी है इसमें एक आइडेंटिटी, एक पहचान तो मिलती है और एक जिम्मेदारी और एक चुनौती का भी एहसास होता है। और अगर एक महिला को वो वर्दी में देखते हैं और इससे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा भी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है सर, ये मेरे लिए असली उपलब्धि रहेगी। रंजिता जी, आपकी योग में भी बहुत रुचि है। आपने जो पढ़ाई की उसे लगता है कि आप पत्रकारिता क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती थी, तो फिर इस रास्ते में आप कैसे पहुंच गई? सर यहाँ पर भी एक कहानी है। सर मुझे लगता है कि मैंने निजी क्षेत्र में काम किया है इससे पहले लगभग 8-9 साल, परंतु सर मैं कुछ ऐसा एक काम करना चाहती थी जिसका असर मुझे तुरंत देखने को मिल सके और समाज के करीब से मैं उस समाज के लिए काम कर सकूं। सर क्योंकि निजी क्षेत्र में आपका दायरा बहुत सीमित रहता है, तो वहां पर उसका वो व्यापक तरीके से आप अपनी छाप नहीं छोड़ सकते हैं। तो प्रशासनिक सेवा हो या पुलिस सेवा हो सर, ये आपको ये मौका देती है। और जहां तक वर्दी का सवाल है सर, तो इसमें तो मुझे ये बेहद ही जिम्मेदारी और सम्मान की बात है कि मुझे भारतीय पुलिस सेवा का हिस्सा होने का अवसर मिला है। अच्छा रंजिता जी, आपने अपने लिए कोई ऐसा लक्ष्य तय किया है जो आप देश की पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूर अमल में लाना चाहेगी? सर पुलिस को मुझे याद है सर, पिछली दफा जब आपका ये इंटरैक्शन हुआ था तो आपने कहा था जहाँ पुलिस की बात आती है वहां पर डंडा, बल, इसके प्रयोग की बात आती है। तो सर अगर मैं फील्ड में जाकर पुलिस की छवि को सुधारने, उसको बेहतर करने, उसमें किसी भी प्रकार का अगर योगदान दे पाऊंगी, पुलिस को एक्सेसिबल बनाने के लिए, पुलिस स्टेशंस को एक्सेसिबल बनाने के लिए, ओवरऑल जो इमेज है पुलिस की, अगर उसको जरा भी इम्प्रूव करने में अगर मेरा योगदान रहा सर, वो मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि रहेगी और मेरा लक्ष्य भी रहेगा। रंजिता जी, जो मैंने आपके विषय में जाना सुना, आपको एक मैं ऐसे ही एडवाइस देना चाहूंगा कि वो अपनी ड्यूटी से जुड़ा हुआ नहीं है। आपको जहां भी ड्यूटी का अवसर मिले, सप्ताह में 1 घंटा किसी न किसी गर्ल्स स्कूल में जाकर के उन बच्चियों से ऐसे ही गपशप कीजिए। ये जीवन भर इस क्रम को बनाए रखिए। सप्ताह में 1 घंटा किसी न किसी गर्ल्स स्कूल में जाना, उन बच्चियों से मिलना, बातें करना, उनसे चर्चा करना। और दूसरा, हो सके अगर योगा की आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहती है तो कहीं खुले बगीचे में बच्चियों के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेनी आईपीएस अफसरों से बात कर रहे हैं, वो उनका अनुभव जान रहे हैं। कई ऐसे अफसर हैं जो पहले किसी और फील्ड में काम करते थे, कोई रेलवे में काम करता था, कोई इंजीनियर था, कोई बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि उनके जो पुरानी पढ़ाई है, जो उन्होंने पहले किया, जो प्रोफेशन था, उससे अब किस तरह से पुलिस की इस ट्रेनिंग के बाद जब वो जमीन पर उतरेंगे, लोगों से उन्हें डील करना होगा, जब कानून का पालन करवाना उनकी जिम्मेदारी होगी, तो किस तरह से मददगार साबित होगा। युवाओं से वो बात कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने नक्सलवाद और माओवाद पर सरकार किस तरह से कदम उठा रही, इस पर भी चर्चा की। Jain sir, my name is Nitin Raj. I am from Kasaragod district of Kerala and I was allocated to Kerala cadre sir. Jain sir. I went to Kerala many times.
I am told that you have a keen interest in photography. Yes, sir. Which are the places that you like most in Kerala for photography? Sir, especially the Western Ghats part, sir. And I am belongs to the district of Kasaragod, and we have a lot of forts, Bekal Fort, and the parts of Western Ghats also I would like to shoot, sir. I am told that during your training, probationers are organized into squads of 20-22 officers. What has been your experience with your squad? Sir, actually, when we are in the squad, we are realizing that we are not alone in the academy. We are supported by a lot of colleagues, and because of that, initially we were thought that because of the many of heavy outdoor activities, we won't be able to do that. That was the initial impression many of us had. But because of the support of our squad mates, we could achieve everything. Even we could thought of that we can do beyond that. Even the 40-kilometer route march or the 16-kilometer run that we did, that is all because of the support from the squad mates, sir. Nitinji, I am told that you like teaching also. Do continue to pursue this passion of yours when in service. This will Sir, also help you develop a deep connect with people. Yes, sir, I wanted to pursue that also, sir. Like, I think for creating awareness in the society, a police officer should know how to communicate to the society. I think teaching is one of the way with which we can communicate properly with the students and with the general public, sir. Wish you all the best. Thank you, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind. इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर नवजोत सिमी को कि वह महोदय के सामने अपना परिचय रखें और वार्तालाप को जारी रखें। जय हिंद श्रीमान, मेरा नाम नवजोत सिमी है। मैं पंजाब के गुरदासपुर जिले से हूं और मुझे बिहार काडर आवंटित हुआ है। सर, मैंने डेंटल सर्जरी में स्नातक की डिग्री लुधियाना से की है। मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पटना में हुई और इसी दौरान महिला पुलिस कर्मचारियों की बढ़ती संख्या, साहस और प्रेरणा से मैं काफी उत्साहित हुई। जय हिंद श्रीमान। नवजोत जी, आपने तो लोगों को दांत दर्द से राहत दिलाने के लिए दांतों की सेहत ठीक करने का जिम्मा उठाया था। ऐसे में देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने का रास्ता आपने क्यों चुना? सर, मैं सिविल सर्विसेज की तरफ सर मेरा झुकाव काफी पहले से ही था और सर एक डॉक्टर का काम और एक पुलिस का काम भी लोगों की पीड़ा को दूर करना ही होता है सर। तो सर मुझे लगा कि मैं सिविल सर्विसेज के माध्यम से और भी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर रहकर लोगों की समस्याओं के समाधान में अपना योगदान दे सकती हूँ। आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन की है तो ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, देश में बेटियों की नई पीढ़ी को भी प्रेरित करने वाली है। आज पुलिस में बेटियों की भागीदारी बढ़ रही है। इस पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए आपका कोई सुझाव हो या फिर आपके कोई अनुभव हो तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा। सर, अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में हम लोग ट्रेनिंग में थे। सर, वहां पर विमेन कांस्टेबल्स का एक बहुत ही बड़ा बैच था। उनके साथ इंटरेक्शन करने का मुझे मौका मिला तो सर मैं इतनी ज्यादा उत्साहित हुई कि वो सब लड़कियां आगे पढ़कर बहुत कुछ बनना चाहती थी। सर, वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी ही मोटिवेटेड थी। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ये सोचा कि जब भी मैं अपने कार्य में अपने फील्ड में जाऊंगी तो महिलाओं के लिए मैं जरूर कुछ करूंगी ताकि उनकी एजुकेशन में स्पेसिफिकली कोई कमी ना आ सके। सर, जैसा भी हो सका मैं उनके लिए जरूर कुछ करूंगी। देखिए नवजोत जी, बेटियों का ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स में आना देश के पुलिसिंग सिस्टम को मजबूत करेगा। पंजाब हो या बिहार, आप तो महान गुरु परंपरा के राज्यों को कनेक्ट कर रही हैं और गुरु तो कह गए हैं कि मैं काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन,
यानी सामान्य मानवी को ना तो हमें डराना है और ना किसी से डरना है। मुझे विश्वास है कि आप इसी प्रेरणा से आगे बढ़ेगी और पुलिस सेवा को और अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाने में सफल होगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर। जय हिंद सर। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं निवेदन करती हूँ श्री कोमी प्रताप शिवकिशोर से कि वह अपना परिचय रखें और आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त करें। जय हिंद श्रीमान, मेरा नाम केपीएस किशोर है और मैं आंध्रा के नेल्लोर जिले से हूं और मुझे आंध्रा का कार्डर आवंटित हुआ है। सर, मेरी इंजीनियरिंग आईटी खड़गपुर में फाइनेंशियल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक और एमटेक में कंप्लीट किया है। उसके बाद पुलिस सर्विस ज्वाइन करने के पहले मैं 4 साल बॉस सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम किया है सर। और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी को अगर अच्छी तरह से हम यूज करेंगे, बहुत सारे पुलिस में जो चैलेंजेस है जैसे मैन पावर शॉर्टेज वगैरह है, एफिशिएंसी के चैलेंजेस है, हम बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। प्रताप, आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, ऐसे में आज फाइनेंशियल फ्रॉड्स की चुनौती है। ट्रेनिंग के दौरान उससे निपटने के लिए आपको कोई इनोवेटिव आइडियाज आते हैं क्या? विचार आते होंगे मन में काफी कुछ। जरूर सर, हमको बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेशन में फाइनेंशियल फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करना, कौन सी लॉस है उनको परिचय किया गया है। और खास करके जब हम फील्ड ट्रेनिंग में थे करनूल जिले में, बहुत अच्छा। तो अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से बात कर रहे हैं जो हमारे प्रोविजनर आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनके साथ, और जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो महिला ऑफिसर्स हैं उनसे बात की और उन्होंने को कहा कि जो महिलाएं जितनी उनकी भागीदारी पुलिसिंग में बढ़ेगी उससे पुलिसिंग बेहतर भी होगी, और साथ ही साथ जो महिला ऑफिसर्स आ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्रेरित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो पुलिस से जुड़े और जो पुलिसिंग है देश की और बेहतर हो सके। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधा कार्यक्रम में ले चलते हैं। ध्वजवाहक है, इसलिए आपके हर एक्शन, आपकी हर गतिविधि नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, इसी भावना को रिफ्लेक्ट करने वाली होनी चाहिए। साथियों, मैं अपने सामने तेजस्वी महिला अफसरों की नई पीढ़ी को भी देख रहा हूं। बीते सालों में पुलिस फोर्स में बेटियों की भागीदारी को बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया गया है। हमारी बेटियां पुलिस सेवा में एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ विनम्रता, सहजता और संवेदनशीलता के मूल्यों को भी सशक्त करती हैं। इसी तरह 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू करने को लेकर भी राज्य काम कर रहे हैं। अभी तक 16 राज्यों के अनेक शहरों में ये व्यवस्था लागू की जा चुकी है। मुझे विश्वास है कि बाकी जगह भी इसको लेकर सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। साथियों, पुलिसिंग को फ्यूचरिस्टिक और प्रभावी बनाने में सामूहिकता और संवेदनशीलता के साथ काम करना बहुत जरूरी है। इस कोरोना काल में भी हमने देखा है कि पुलिस के साथियों ने किस तरह स्थितियों को संभालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे पुलिस कर्मियों ने देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इस प्रयास में कई पुलिस कर्मियों को अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी है। मैं इन सभी जवानों को, पुलिस साथियों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और देश की तरफ से
उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। साथियों, आज आपने, जब मैं आपसे बात करता था, तो बात करते हुए मैं एक और पक्ष आपके सामने रखना चाहता हूं। आजकल हम देखते हैं कि जहां जहां प्राकृतिक आपदा आती है, कहीं बाढ़, कहीं चक्रवाती तूफान, कहीं भूस्खलन, तो हमारे एनडीआरएफ के साथी पूरी मुस्तैदी के साथ वहां नजर आते हैं। आपदा के समय एनडीआरएफ का नाम सुनते ही लोगों में एक विश्वास जगता है। ये साख एनडीआरएफ ने अपने बेहतरीन काम से बनाई है। आज लोगों को ये भरोसा है कि आपदा के समय एनडीआरएफ के जवान हमें जान की बाजी लगाकर भी बचाएंगे। एनडीआरएफ में भी तो ज्यादातर पुलिस बस के ही जवान होते हैं, आपके ही साथी होते हैं। लेकिन क्या यही भावना, यही सम्मान समाज में पुलिस के लिए है? एनडीआरएफ में पुलिस के लोग हैं, एनडीआरएफ को सम्मान भी है, एनडीआरएफ में काम करने वाले पुलिस के जवान को भी सम्मान है, लेकिन समाज व्यवस्था में ऐसा है क्या? आखिर क्यों? इसका उत्तर आपको भी पता है। जनमानस में ये जो पुलिस का नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। कोरोना काल की शुरुआत में महसूस किया गया था कि ये परसेप्शन थोड़ा बदला है, क्योंकि लोग जब वीडियो देख रहे थे, सोशल मीडिया में देख रहे थे, पुलिस के लोग गरीबों की सेवा कर रहे हैं, भूखे को खिला रहे हैं, कहीं खाना पका करके गरीबों को पहुंचा रहे हैं, तो एक समाज में पुलिस की तरफ देखने का, सोचने का वातावरण बदल रहा था। लेकिन अब फिर वही पुरानी स्थिति हो गई है। आखिर जनता का विश्वास क्यों नहीं बढ़ता? साख क्यों नहीं बढ़ती? साथियों, देश की सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आतंक को मिटाने के लिए हमारे पुलिस के साथी अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। कई कई दिन तक आप घर नहीं जा पाते। त्योहारों में भी आप अक्सर आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। लेकिन जब पुलिस की इमेज की बात आती है तो लोगों का मनोभाव बदल जाता है। पुलिस में आ रही नई पीढ़ी का ये दायित्व है कि इमेज बदले, पुलिस का ये नेगेटिव परसेप्शन खत्म हो। ये आप लोगों को ही करना है। आपकी ट्रेनिंग, आपकी सोच के बीच बरसों से चली आ रही पुलिस डिपार्टमेंट की जो स्थापित परंपरा है, उसने आपका हर रोज आमना सामना होना ही होना है। सिस्टम आपको बदल देता है या आप सिस्टम को बदल देते हैं, ये आपकी ट्रेनिंग, आपकी इच्छा शक्ति और आपके मनोबल पर निर्भर करता है। आपके इरादे कौन से हैं? किन आदर्शों से आप जुड़े हुए हैं? उन आदर्शों की परिपूर्ति के लिए कौन संकल्प लेकर के आप चल रहे हैं, वही मैटर करता है आपके व्यवहार के बाबत में। ये एक तरह से आपकी एक और परीक्षा होगी और मुझे भरोसा है आप इससे भी सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। साथियों, यहां जो हमारे पड़ोसी देश के युवा अफसर हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा।
भूटान हो, नेपाल हो, मालदीव हो, मॉरिशस हो, हम सभी सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि हमारी सोच और सामाजिक ताने बाने में भी बहुत समानता है। हम सभी सुख दुख के साथी हैं। जब भी कोई आपदा आती है, विपत्ति आती है, तो सबसे पहले हम ही एक दूसरे की मदद करते हैं। कोरोना काल में भी हमने ये अनुभव किया है। इसलिए आने वाले वर्षों में होने वाले विकास में भी हमारी साझेदारी बढ़ना तय है। विशेष रूप से आज जब क्राइम और क्रिमिनल सीमाओं से परे हैं, ऐसे में आपसी तालमेल और ज्यादा जरूरी है। मुझे विश्वास है कि सरदार पटेल एकेडमी से इस एकेडमी में बिताए हुए आपके ये दिन आपके कैरियर, आपके नेशनल और सोशल कमिटमेंट और भारत के साथ मित्रता को प्रगाढ़ करने में भी मदद करेंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो देश के नए अफसरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मंत्र, उनका संबोधन आप सुन रहे थे। देश के लिए जीने का भाव लेकर चलना है, अनुशासित भारत के लिए मेहनत जरूरी है। ऐसी तमाम बातें उन्होंने आज अपने संबोधन में शामिल की। ट्रेनी आईपीएस एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माता हैं। आपकी इच्छा शक्ति आप बताएगी कि आप सिस्टम को बदलते हैं या सिस्टम आपको बदलता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।